देखो इस लेक्चर में अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 10 मीटर ऊंचे एक मीनार के शिखर से पृथ्वी के एक बिंदु का अनुमान कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी कितनी होगी है। तो यहाँ पे सवाल में हमें एक 10 मीटर ऊंची एक मीनार दे रखी है और इसके शिखर से इस पृथ्वी पर एक बिंदु है, उसका जो अवनमन कोण है ना वो 30 डिग्री है। यानी ये जो कोण है ना अवनमन कोण वो 30 डिग्री है। तो हमें मीनार के आधार से इस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो अगर इसका अवनमन कोण 30 डिग्री है तो उन्नयन कोण भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि अवनमन कोण जो होता है वो ऊपर से नीचे देखने पर बनता है, उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखने पर बनता है। तो दो समांतर लाइनों को एक तिरछी लाइन काटे ना तो एकांतर कोण अपने आप ये बराबर ही होंगे, ये 30 ये भी 30 ही होगा। दूसरा, हमें मीनार की ऊंचाई दे रखी है 10 मीटर और ये जो बिंदु है ये ए, ये मीनार का आधार है बी और ये बिंदु है सी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ना मीनार के बिंदु के मीनार से आधार की दूरी ज्ञात करनी है ना, तो ये दूरी अपने को ज्ञात करनी है, इसको हम x मान लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ हम त्रिभुज ABC लेंगे और त्रिभुज ABC में लंब बटा हुआ आधार लेंगे। लंब बटा आधार होता है tan थीटा। तो लंब की वैल्यू यहाँ पे है 10, आधार की वैल्यू है x और tan थीटा, थीटा का मान है tan 30 डिग्री। तो 10 बटा हुआ x, tan 30 का जो मान होता है वो होगा 1 बटा अंडर रूट 3। रूट 3 को 10 से गुणा किया तो 10 रूट 3 और x को 1 से गुणा किया तो x। 10 रूट 3 का मान होता है 1.732 बराबर x। 10 को 1.732 से गुणा किया तो एक जीरो के कारण ये पॉइंट एक संख्या पीछे चला जाएगा। तो 17.32 मीटर बिंदु की मीनार के आधार से दूरी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन करेंगे, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। देखो सवाल में हमें क्या दे रखा है कि एक छड़ है और इस छड़ की ये छाया है, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिला देंगे। अब सवाल में दे रखा है कि ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है, यानी छड़ की लंबाई 1 होगी तो छाया होगी √3। हमें ये जो कोण है थीटा का मान ये ज्ञात करना है। यहाँ पे सूर्य होगा तो हमें इस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम दे देंगे त्रिभुज ABC नाम और त्रिभुज ABC में लंब बटा हुआ आधार होता है tan थीटा, ठीक है। और यहाँ पे इसका लंब हम 1 ले लेते, इसका आधार है √3 और tan थीटा ऐसा कैसा। तो 1/√3 tan थीटा में किसका मान होता है, तो tan 30 का मान होता है। और tan का ही क्यों लेंगे, क्योंकि इस साइड में हमारे पास tan थीटा है और tan से tan कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो थीटा का मान जो आएगा वो 30 डिग्री आ जाएगा और यही हमें निकालना है। तो इसका आंसर आ गया 30 डिग्री। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके वृत्त बनाना है, 5 सेंटीमीटर दूरी पर इस रेखा एक खींचे और उनका माप लिखिए। तो ये क्वेश्चन रचना वाला चैप्टर अभी के लिए हमारे कोर्स से हट गया है, इस क्वेश्चन को हम यहीं छोड़ देंगे। अगला ये वाला क्वेश्चन ये भी हमारे कोर्स से हट गया, रचना वाला चैप्टर, तो इसको भी हम यहीं छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी वृत्त का त्रिज्यखंड उस वृत्त का चतुर्थांश है, तो त्रिज्यखंड में केंद्र पर बनने वाले कोण का क्या मान होगा। अब देखो सवाल सिंपल है, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है कि ये एक वृत्त है, उस वृत्त का त्रिज्यखंड उस वृत्त का चतुर्थांश है, यानी इस वृत्त के 4 हिस्से अगर हम कर देना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये 4 हिस्से कर दिए, तो कोई सा भी त्रिज्यखंड ले ले, मान लो ये वाला त्रिज्यखंड ले लेते हैं, ये पूरा है ना। तो यहाँ पे जो थीटा का जो कोण बनेगा ना, ये कोण कितने डिग्री होगा। तो सबसे पहले तो हम देख लें केंद्र पे बना कोण 360 डिग्री। कितने हिस्से में बांटा हमने इसको, 4 हिस्सों में, 4 का 36 में भाग दिया 9 0 यानी 90 डिग्री। तो जो थीटा का मान होगा ना, या केंद्र पर बनने वाला त्रिज्यखंड में केंद्र पर बनने वाला जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अच्छे प्रकार
से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्ढी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इस पत्ते में दहला होने की प्रायिकता क्या है? तो देखो ताश में कुल पत्ते होते हैं, यानी कुल परिणाम जो ताश की गड्ढी में होते 52। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इस पत्ते में दहला होने की प्रायिकता, यानी दहला जिसको हम 10 बोलते हैं ना, तो इसके होने की प्रायिकता, तो जो अनुकूल परिणाम होते हैं ना वो होंगे 4 में इसलिए कह रहा हूं कि दहले के जो पत्ते होते हैं ना वो 4 होते हैं। जैसे इक्का आने की प्रायिकता या 51 इक्के के जो पत्ते होते हैं वो भी 4 होते हैं। एक कम या एक जो होता है वो भी, उसके भी मतलब सब 4 पत्ते चलते हैं, तो जो दहला होगा वो भी 4 होगा। अब इस सवाल में ये लैंग्वेज हमें कंफ्यूज करती है कि इस पत्ते के दहला होने की प्रायिकता, हम ये समझते कि एक पत्ता ही होगा वो, लेकिन एक पत्ता तो होगा पर दहले के पत्ते टोटल होते 4, तो 4 में से कोई सा भी पत्ता हो सकता है, इसलिए अनुकूल परिणाम हमें 4 लेने हैं। अब यहाँ प्रायिकता का फॉर्मूला लगा देंगे, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम, तो यहाँ टोटल जो पत्ते हैं वो है 4 बटावा 52। इसको 2 से काटा तो 2 बार, और 2 से 5 2 बार, 12 6 बार, वापस 2 से काटा 1/13, तो इसकी प्रायिकता होगी 1/13। अगला क्वेश्चन दे रखा है, चौथा क्वेश्चन, परिमेय संख्या 13/125 का दशमलव प्रसार लिखना है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये जो परिमेय संख्या दे रखी है 13/125, अब यहाँ पे इसको समझेंगे कि हम कोई भी संख्या ले ले, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 7 ले ली या मैंने 3 ले लिया, 3 में अगर मैं 2 का भाग दूँ तो 1 बार गया, 3 में से 2 माइनस किए 1 बच गए, पॉइंट लगाया 0, 2 का 10 में भाग दिया 5 बार। तो यहाँ पे देखो 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, लेकिन पॉइंट के बाद में भाग रुक गया है ना, पर इसकी जगह मैं 3 का ऐसी संख्या में भाग दे दूँ जो 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा, जैसे 7, तो 2 बार 6, 7 में से 6 गया 1, पॉइंट लगाया 0, 3 के पहाड़े में 10, 3 बार 9, 1 पॉइंट लगा हुआ 0, 3 बार 9 पॉइंट लगा हुआ 0, तो ये भाग क्या होगा, चलता रहेगा। तो 3 का भाग जैसे किसी संख्या में दे रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा पूरा चला जाए, ऐसी कंडीशन बन सकती है जब भाग रुके ही नहीं, लेकिन 2 का जब हम भाग देते ना तो 2 का भाग ज़रूर रुकेगा, ठीक है। और इसके अलावा एक संख्या है 5, इसका भी किसी भी संख्या में भाग देते, जैसे 7 में भी दे दूँ मैं तो 2 बार 1 बार 5, 2 बच गए, पॉइंट लगा दिया 0 आ गया 4 बार। तो 2 और 5 ऐसी संख्या है जिसका किसी भी संख्या में भाग देने के बाद वो भाग रुक जाता है, तो हम इसी चीज़ का यहाँ फायदा उठाएंगे और 125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और इसमें सबसे पहले हम भाग देंगे 5 का, 2 बार 25 बार, ठीक है, फिर 5 का 5 बार, फिर 5 का 1 बार। तो यहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस करें कि 5 × 5 × 5 यानी 5 की घात 3 हमें आंसर में मिल रहा है इसके 125 के टुकड़े करने पर, तो 13 और इस 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो कि हमें इसका दशमलव प्रसार लिखना है ना, तो हम नीचे यहाँ पे 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 को किससे गुणा करेंगे, 2 से, लेकिन केवल 2 से गुणा नहीं कर सकते, इसकी घात 3 है तो यहाँ पे भी 2 की घात 3 करेंगे। अब एक चीज़ और नोटिस करो कि यहाँ पर हम अपने मन मर्जी से 2 की घात 3 कर रहे हैं ना, तो ऊपर भी 2 की घात 3 करेंगे, जिससे 2 की घात 3 से 2 की घात 3 कट जाए ना, तो वापस इसकी एक्चुअल वैल्यू आ जाए, है ना। अब हम क्या करेंगे, 13 को तो ऐसा कैसा लिखेंगे, 2 की घात 3 होता है 8, और यहाँ पे हम इसके घात को ओपन ना करके 5 × 2 कोष्टक के अंदर लिख लेंगे और इन दोनों की कॉमन घात 3 लगा देंगे होल कोष्टक के बाहर। आगे 13 को 8 से गुणा किया तो 8 को 3 से गुणा किया, 24 के 4 हासिल के 3, 8 को 1 से गुणा किया 8 9 10 104 आए, और नीचे 5 को 2 से गुणा किया 10 10 की घात 3। अब देखो 104 तो इसे 10 की घात 3 का मतलब 1 2 3 0 है ना।
अब हम क्या करेंगे, 3 जीरो है नीचे, 3 संख्या के आगे पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो ये इसका दशमलव प्रसार भी निकाल लिया हमने, और ये दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। इस तरह इसका आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के शून्य ज्ञात करने, है ना। तो ये बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब इस एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो एक, और इस एक्स के आगे भी कुछ नहीं तो एक, और एक को 6 से गुणा करेंगे ना तो हमें मिलता है 6। इसका मतलब है ना, इस एक के ऐसे टुकड़े करने कि गुणा करने पर तो 6 आ जाए और एक का एक ही रहे। तो ऐसे टुकड़े क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे एक को हम क्या लिखे, ताकि जैसे 3 माइनस 2 लिख लेते हैं, 3 में से 2 माइनस किए तो 1 आ रहे, और 3 को 2 से गुणा करने पर 6 आ रहे। तो ये यहाँ से हमें टुकड़े मिल रहे हैं। अब हम एक एक्स स्क्वायर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस को 3 से गुणा किया तो -3, और फिर ये एक्स इन दोनों के साथ में है तो दोनों से गुणा भी होगा, तो -3 और एक्स से गुणा हुआ तो एक्स, फिर माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, और 2 को एक्स से गुणा किया 2x -6। अब हम यहाँ से दो के जोड़े बनाएंगे, यहाँ से यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स है तो कॉमन आ जाएगा x, और एक एक्स स्क्वायर में x का भाग देंगे तो एक्स से स्क्वायर कटा, एक एक्स बचा, क्योंकि जो कॉमन लेते हैं उनका दोनों संख्याओं में भाग देना है, और 3x में भी x का भाग दिया तो x कटा, यहाँ बच गया 3 या 2 और 6, तो इसमें से कॉमन आ जाएगा 2, 2x में 2 का भाग दिया, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, x बचा, 2 का 6 में भाग दिया 3 आया, ये 3 यहाँ लिख लिया। अब देखो इन दोनों, ये दोनों कोष्टक तो अपने सेम आएंगे, एक कोष्टक तो इसका बनेगा x + 2, और एक कोष्टक इन दोनों में से लिखेंगे x - 3। अब हम इनके शून्य ज्ञात करने हैं, तो x + 2 के बराबर में 0 रख देंगे, 2 को इस तरफ भेजेंगे तो x बराबर -2, उसी तरह x - 3 के बराबर में भी 0 रख देंगे, और 3 को इस तरफ भेजेंगे तो x बराबर 3। तो x बराबर -2 और x बराबर 3, ये दोनों इसके शून्य के हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर -12x -9, इसके मूलों की हमें प्रकृति बतानी है। तो देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि विभक्ति कर यानी d बराबर b² - 4ac से इसको चेक करेंगे, b² - 4ac। तो इसके लिए a का मान क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा होता है वो ये होता है, तो यहाँ a का मान 4, b का मान -12 और c का मान -9। तो b की जगह हम लिखेंगे -12 का स्क्वायर -4, a की जगह 4 और c की जगह -9। तो -12 का स्क्वायर होगा 144, -12 को -12 से गुणा किया तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 को 4 से गुणा किया 16, और 16 को 9 से गुणा करेंगे तो 54, 5, 9, 9 और 5 14, 144। अब यहाँ पे 144 प्लस 144 किए तो 4 4 8 8 2 288। अब देखो ये जो मान है ना 288, तो ये मान प्लस में आ रहा है, ठीक है, यानी b² - 4ac, और जब ये मान 0 से बड़ा आ जाए तो इसके मूल की प्रकृति क्या होगी, मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक, वह दो भिन्न भिन्न मूल, ये इसकी प्रकृति होगी। अगला क्वेश्चन दे रखा है बिंदु 0,0 और 5, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। देखो यहाँ पे एक लाइन दे रखी है और इसके दो बिंदु है, पहला बिंदु A और दूसरा बिंदु B। A के निर्देशांक दे रखे 0,0 और B के निर्देशांक दे रखे 5, -3। इसको जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, यानी ये जो मध्य में बिंदु है ना, इसके निर्देशांक ज्ञात करने, तो इसको हम x, y मान लेते, ये x1, y1 मान लेंगे, और ये x2, y2 मान लेंगे। और मध्य बिंदु के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, इस x के लिए है x बराबर x1 + x2/2, और y के लिए है y1 + y2/2।
अब आगे हम इसके जो मान है ना वो मान रख देंगे। तो x बराबर x1 का जो मान है वो है 0, x2 का मान है 5 बटाव 2, 0 + 5 5 बटाव 2, और y का जो मान है y1 0 और y2 -3 बटाव 2। तो y बराबर 0 ± -3 बटाव 2, y बराबर 0 - 3 -3, 0 - 3 बटावा 2। और ये तो x का मान ये आ गया और y का मान ये आ गया। यही बिंदु के निर्देशांक है, यानी 5, 2 और -3, 2 ये इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक है।